मैं साइकेट्रिस्ट के पास बैठा था। बेगम के कहने पर कई दिन से टाइम लिया हुआ था, इसलिए उन्हें मिलने चला आया। क्या मसला है आपको? तफसील से ज़रा बताएं। मैं आंखें बंद किए चित लेटा माजी की तरफ सफ़र करने लगा और मेरी ज़बान से अल्फाज फूटने लगे। सब ठीक था। मैं अपने ऑफिस में मसरूफ़ रहता और नौशीन यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थी। बच्चे स्कूल कॉलेज से आकर एकेडमी चले जाते और पीछे घर में सिर्फ अम्मा और नौकरानी होती थी। अम्मा काफ़ी बीमार रहने लगी थी। अक्सर ऐसा होता कि अम्मा की रात को तबीयत ख़राब हो जाती और हम उन्हें लेकर अस्पताल चले जाते, जहां 4-5 घंटे की ट्रीटमेंट के बाद हमें फारिग कर दिया जाता। जब ये अक्सर होने लगा तो मेरी और नौशी की वर्क रूटीन ख़राब होने लगी। रातों को देर से जागने की वजह से हम दोनों मुतासिर हो रहे थे। उन्हीं दिनों एक दिन नौशी ने मुझे कहा, सुनिए, अम्मा की वजह से हम दोनों को खासी डिस्टर्बेंस हो रही है, क्यों ना हम इन्हें ओल्ड एज होम छोड़ाएं। ये सुनना था कि मेरे तन बदन में आग लग गई और घर्राते हुए मैंने पूछा कि तुमने ये सोचा भी कैसे? जानती भी हो अब्बू की डेथ के बाद अम्मा ने मुझे कैसे पाल पोस कर बड़ा किया। आप भी ना जज्बाती हो जाते हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि शहर में बीसियों ओल्ड एज होम है। हम किसी अच्छे से प्राइवेट ओल्ड एज होम का इंतखाब करेंगे जहाँ मेडिकल की भी सहूलियात हो, ताकि खुदा न खास्ता रात को तो हम यहाँ होते हैं। अगर दिन में भी अम्मा की तबीयत बिगड़ गई तो क्या करेगी काम वाली नजमा? आप एक दफ़ा मिसेज अब्बासी ने जो होल्ड एज होम प्रोजेक्ट शुरू किया है वो देख कर आए। अच्छा, फिलहाल अपनी बकवास बंद करो और मुझे पढ़ने दो। मैंने ऐनक सीधी की और फिर किताब पढ़ने में मसरूफ़ हो गया, लेकिन मेरा दिमाग बार बार मिसेज अब्बासी के बनाए ओल्ड एज होम की तरफ जा रहा था। अगले दिन एतवार था और सुबह ही सुबह मैं गाड़ी लेकर शहर के उस पोश इलाके की तरफ बढ़ गया जहां वो ओल्ड एज होम था। गाड़ी पार करके मैं इस शानदार और पुरशिकवा बंगले की तरफ बनी उस इमारत में दाखिल हो गया जहां मेरा इस्तकबाल पौधों को पानी देती मिसेज अब्बासी ने खुद किया। उस दिन मैंने वो सारी इमारत घूम फिर कर देखी जहां मेरे जहन के मुताबिक वाकई ही बूढ़े लोगों के लिए जन्नत तामीर की गई थी। साफ सुथरा माहौल, बड़ा सा सरसब्ज लान, पुरशिकवा डिस्पेंसरी जहां हर वक्त एक डॉक्टर तैनात रहता था और ओल्ड एज होम की अपनी 2 एम्बुलेंसेस के अलावा वहां जिंदगी की हर सहूलत फराम की गई थी। मिसेज अब्बासी से फीस वगैरह पूछी तो 14 तबक रोशन हो गए, लेकिन अम्मा के आराम के लिए मुझे वो मुनासिब लगे। अब सिर्फ अम्मा से पूछना बाकी रह गया था। रात को अम्मा के कमरे में दाखिल हुआ तो देखा वो बैठी बड़े बड़े लफ्जों वाला कुरान पढ़ रही थी। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो उन्होंने सर उठाकर ऊपर देखा और मुस्कुराई। मैं चुपचाप पहलू में आकर बैठ गया। अम्मा का हाल हवाल पूछा और फिर चुप। समझ ही नहीं आ रहा था कि बात को कैसे शुरू करूं। ये मुश्किल अम्मा ने खुद ही आसान कर दी। क्या हुआ बेटा, परेशान लग रहे हो? जी बस आपकी तबीयत की वजह से ही परेशानी थी। कैसी तबीयत है अब? मैं ठीक ठाक हूँ। मुझे क्या होना, बस ये कमबख्त मारा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता रहता है। अम्मा, एक मशवरा करना था आपसे। बोलो बेटा। अम्मा, मैं एक जगह देखकर आया हूँ। मैंने हकलाते हुए बोलना शुरू किया। वो आपकी रिहाइश के लिए बहुत मुनासिब जगह है। वहाँ मुझे ये परेशानी नहीं होगी कि आप घर में अकेली हैं, या आपकी तबीयत तो ठीक ठाक है ना? वहाँ डॉक्टर 24 घंटे मौजूद रहता है। माहौल भी साफ सुथरा है। अम्मा के चेहरे पर रक्षा मुस्कुराहट थम गई। एक दफा माथे पे बल पड़े और फिर मुस्कुरा दी। बेटा, मुझे भी काफी दिन से महसूस हो रहा था कि तुम लोगों को काफी डिस्टर्ब कर रही हूँ। ठीक है, कोई मसला नहीं। जैसे मेरा लाल खुश वैसे मैं खुश। अम्मा ने मुस्कुराते हुए मेरा माथा चूमा और मैं कमरे से निकल आया। मेरा ज़मीर इस बेगैरती पर आमादा नहीं था, मगर मेरे हालात कुछ और कहते थे, या शायद मैं हालात का सही मुकाबला ना कर सका और अम्मा को मैं ओल्ड एज होम छोड़ आया। शुरू शुरू में 2-3 दिन बाद मैं चक्कर लगा लेता था। कभी कभी अम्मा को घर भी ले आता था और अगले दिन फिर छोड़ आता। फिर मेरा चक्कर कम होने लगा। बस एतवार की एतवार जाने लगा और फिर कुछ अरसा पहले तो हद हो गई। कारोबार के चंद मसाइल की वजह से मैं करीबन 1 महीना न जा सका। इसी दौरान वो मनहूस दिन आ गया। एतवार का दिन था। मुझे आज एक आदमी के साथ ज़रूरी कारोबारी मुलाकात करना थी। नाश्ता किया और गाड़ी में आ बैठा। अभी सलफ लगाया ही था कि 18 साल आयान भी दरवाज़ा खोलकर साथ बैठ गया। डैड, क्या आपको पता है मैं गाड़ी चलाना मुकम्मल सीख गया हूँ? अच्छा, वाह शाबाश, मेरा बेटा बड़ा हो गया। डैड, आपने हमेशा हमें स्कूल छोड़कर आए हैं, आज मैं आपको छोड़कर आऊँगा। मैंने हंसते हुए अयान से पूछा, अच्छा, कहाँ छोड़ने का इरादा है अपने बाबा को?
ओल्ड एज होम, उसने कहा और मैं साकित हो गया। मेरे चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई और हाथ स्टीयरिंग पे मजबूती से जम गए। मैं अपनी धुन में बोलता जा रहा था, आज संडे है, मुझे पता है कि आप ग्रैनी से मिलने जा रहे हैं, मैं भी चलता हूँ साथ में, आपको ड्राइविंग भी दिखाता हूँ अपनी। मगर मैं बस अयान के पहले जुमले पे ही साकित हो चुका था। उसके मासूम जुमले में मेरा मुस्तकबिल छुपा था, मेरी वो फसल जो मुझे काटनी ही थी। बचपन में पढ़ी कहानियाँ और वाक़यात की तरह मुझे भी उसी सलूक का शिकार होना था। मेरी आंखों में आंसू उबल उबल कर आ रहे थे और मैं अपनी अम्मा से अपने इस घटिया सलूक से सख्त शर्मिंदा था। अयान को बिलावजह डांट कर मैंने गाड़ी से निकाला और तेजी से गाड़ी चलाता हुआ अम्मा को लेने ओल्ड एज होम जाने लगा। ओल्ड एज होम पहुंचा तो दूसरी बिजली गिरी कि कुछ देर कबल ही अम्मा हार्ट अटैक से फौत हो चुकी थी और मेरी मुआफ़ी व तौबा के सारे दरवाजे बंद हो गए थे। डॉक्टर साहब, तब से मैं इंतहाई चिड़चिड़ा हो चुका हूँ, कारोबार में दिल नहीं लगता, बिलावजह बच्चों और मुलाजमों को डांटता रहता हूँ। अक्सर छुट्टी वाले दिन सारा सारा दिन कब्रिस्तान में अम्मा के सरहाने बैठकर उनसे माफ़ी मांगता रहता हूँ। न घर में दिलचस्पी रही न कारोबार में। अब बताएं, क्या इस बेसुकूनी, बेआरामी और इस ज़मीर का कोई इलाज है जो जागा भी तो बेफैज़। काफ़ी देर तक मैं चुप रहा। डॉक्टर की आवाज़ ना आई। आंखें खोली, उठकर डॉक्टर को देखा तो वो सर नीचे किए बैठे रो रहा था। डॉक्टर साहब, मैं दोबारा बोला तो उसने सर उठाया और आंखें साफ करके बोला, इसके अलावा इस बेसुकूनी का कोई इलाज नहीं कि अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करते रहा करो, नेक काम करो ताकि वो तुम्हारे माँ बाप के काम आए और शायद तुम्हें सुकून मिल जाए। ये कहते हुए उसकी हिचकियाँ बंद गईं और गुलूगीर आवाज़ में फिर बोला, मैंने एक ज़रूरी काम से जाना है, आप चले जाएं। ये कहते हुए उसने अपना मोबाइल उठाया और मुलाजिम को बुलाकर क्लिनिक बंद करने के लिए कहने लगा, अरे डॉक्टर साहब, इतनी इमरजेंसी में आप जा कहाँ रहे हैं? मैंने पूछा तो उसने मुड़कर जवाब दिया, ओल्ड एज होम, बाबा को लेने। ये कहा और घूमकर राहदारी में गायब हो गया।